नेक्स्ट फोर्स बिटवीन द चार्जेस और कूलॉम फोर्स। कूलॉम्स फोर्स इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलेंगे। स्थिर वैद्युत बल और कूलॉम बल यही बोलते हैं। प्रकृति का एक मूलभूत बल है, दो बिंदु आवेशों के लिए एप्लीकेबल होता है, दो बिंदु आवेशों के लिए लगाया जाता है। इसके अनुसार जैसा कि हमने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था कि दो बिंदु द्रव्यमानों के मध्य जो बल है, आकर्षण बल, वो F = G(m1m2)/r² दिया जाता है। उसी तरह से दो बिंदु आवेशों जो कि कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य कूलॉम बल या स्थिर वैद्युत बल जो है वो दिया जाएगा इस नियम के अनुसार। उस नियम के अनुसार ये रहेगा कि जो बल है, जैसे मान लीजिए Q2 के कारण Q1 पर जो बल है वो आपके पास इधर लग रहा है, ये F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स है वो आपके पास F21 ये फोर्स है। ठीक है, दोनों मैंने ये माना हुआ है कि दोनों सेम चार्जेज हैं, सेम नेचर के चार्जेज हैं, समान प्रकृति के चार्जेज हैं, तो इनके मध्य रिपल्शन लग रहा है, प्रतिकर्षण होगा, जिससे कि Q2 जो है Q1 पर बल इधर लगाएगा और Q1 Q2 पर बल जो है उस तरफ लगाएगा। ये बल सदैव इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेंगे, इन बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्यरत होंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। अगर यही बल जो है विपरीत प्रकृति के हों, अपोजिट नेचर के हों, ये आवेश अगर विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो उस केस में जो ये फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण का बल होगा। ये F12 इधर आएगा और F21 इस तरफ आएगा। फिर दोनों बलों के लिए कूलॉम के नियम अनुसार ये रहता है कि F12 के या F21 और F21 वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। इनके जो आवेश हैं इनके गुणनफल के समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्जेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनके मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये बल रहेगा। मतलब जितना आवेशों का गुणनफल ज़्यादा बन रहा होगा उतना ही बल ज़्यादा होगा, जितना इनके मध्य दूरी ज़्यादा होगी उतना ही तेजी से बल घटता जाएगा। ठीक है, इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो F12 = F21 और वो आपके पास जो है Q1 Q2/r² के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल साइन अगर हम यहाँ पर हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें ऐड करना होगा। ठीक है, और वो कांस्टेंट लेते हैं हम K के बराबर, और K जो कहलाता है ये कूलॉम नियतांक कहलाएगा, कूलॉम्स कांस्टेंट कहलाएगा, कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक है, कूलॉम नियतांक। इसकी वैल्यू जो है निर्वात के लिए अगर हम देखें और वैक्यूम निर्वात के लिए, तो वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, या इसको हम जो है वैल्यू निकालें तो 4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इन ऐसा यूनिट, और इसको आप सोल्व करेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 ये आएगा आपके पास। इसका जो यूनिट बनेगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर। ये आपके पास ये K कांस्टेंट होगा, ये वैक्यूम के लिए, फॉर वैक्यूम निर्वात के लिए। ठीक है, यही मीडियम में लेंगे तो कोई डिफरेंट वैल्यू रहेगी K की। अगर हम मीडियम के लिए लिखें तो फॉर मीडियम K की जो वैल्यू रहती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, जिस भी मीडियम में जो है आवेश जो भी ये चार्जेस रखे हैं उस मीडियम का हमें इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कांस्टेंट लेना होगा।
ठीक है। तो ये आपके पास जो है मीडियम के लिए ये रहेगा वैल्यू और वैक्यूम के लिए ये रहेगा, ठीक। तो ये आपके ये फोर्स रहेगा कुलाम, और इसको इसी को हम कहते हैं कुलाम फोर्स, कुलाम्स फोर्स। नेक्स्ट तो अच्छा, मीडियम के वैक्यूम के लिए अगर ये फोर्स लिखे फॉर वैक्यूम, निर्वात के लिए अगर ये बल लिखा जाए, मान लीजिए दोनों आवेश जो है निर्वात में रखे हुए हैं, दोनों चार्जेस वैक्यूम में है, तो उस केस में जो फोर्स आएगा एफ वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर ये फोर्स आएगा, ठीक है। फॉर मीडियम ये जो फोर्स रहेगा एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर, ठीक। तो अगर मैं इनका रेशो निकालता हूं तो रेशो ये रहेगा कि एफ वी बाई एफ एम, अगर इनका रेशो निकाला जाए तो ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी, और ये अगर यहाँ सोल्व करें तो ये वाली टर्म से ये कैंसिल हुआ, 1/4 पाई से 1/4 पाई, दैट मीन्स एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट ये आपके पास आता है। और ये क्वांटिटी जो कहलाती है ये आपके पास एक कांस्टेंट होती है जिसको हम एप्सिलॉन आर और के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है माध्यम का परावैद्युतांक रहेगा, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है, ये रहेगा वैल्यू। मतलब इसको हम इंग्लिश में लिखें तो इंग्लिश में ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। मतलब किसी भी मीडियम का अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना हो तो सीधा सा वो रेशो होता है force between the charges when it is placed in vacuum divided by force between the charges in the when it is placed in the given medium। निर्वात में बल डिवाइडेड बाय माध्यम में जो बल है उनका अनुपात आपके पास माध्यम का परावैद्युतांक रहेगा, एप्सिलॉन आर और के से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और ये रेशियो आपके पास इसके बराबर है। मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू रहेगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। सिंस जो फोर्स है वो आपके वैक्यूम में ज्यादा होता है, मीडियम में आपके पास चार्जेस के बीच में फॉर द गिवन सेम कंडीशन फोर्स कम हो जाता है, तो वैक्यूम में फोर्स ज्यादा है, ये आपके पास कम है, तो एप्सिलॉन आर और के की जो वैल्यू है वो इसके रेशो मतलब 1 से बड़ी ही आएगी। तो K और एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। वैक्यूम के लिए हम जो लेते हैं, वैक्यूम के लिए वो आपके पास 1 लिया जाता है, एयर के लिए ये लगभग रहेगा 1.004 के बराबर, ठीक है। वाटर के लिए यही रेशो जो है वाटर के लिए 81 के बराबर रहेगा, ठीक है। मतलब ये है कि वाटर अगर मैं जो है चार्जेस को वैक्यूम में रखूं और मीडियम वाटर में रखता हूं तो उस केस में जो फोर्स बनेगा वो आपके पास वाटर में रखने पर जो फोर्स होगा वो 1/81 टाइम्स ऑफ द फोर्स इन वैक्यूम रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से आता है। मतलब जैसे ही आप मीडियम में रखते हैं तो जो है फोर्स घटता जाएगा, और मीडियम में जो फोर्स हम दे सकते हैं, फोर्स इन मीडियम माध्यम में जो बल लगेगा निर्वात की तुलना में एफ वी एफ एम डिवाइडेड बाई, इसको हम के को यहाँ पर जो है नीचे ले लें या एप्सिलॉन आर रख लें, तो ये आपके पास ये फोर्स रहेगा।
मतलब ये है कि मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स है वो 1/εr टाइम्स हो जाता है कंपैरिजन टू वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम। ठीक, तो कूलाम फोर्स का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट वो ये है कि जो फोर्स है वो आपके पास Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, ये फोर्स हमेशा इनको मिलाने वाली लाइन के एलोंग लगेगा। ठीक है, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, सेम नेचर का फोर्स है, सेम नेचर के चार्जेज हैं तो फिर वो जो है रिपल्शन फोर्स होगा, अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो अट्रैक्शन फोर्स आएगा। लेकिन फोर्स हमें लेना ऐसे ही हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, एंड डायरेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन और रिपल्शन आप लोगे। ठीक है, तो ये फोर्स रहेगा कूलाम फोर्स के अकॉर्डिंग। अब आगे इसमें लें कि कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सॉरी एक बार पहले वो ले लें, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम फोर्स। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट ये y है, ये आपके पास z, ये z है, ये x है, ये O है, और दो चार्जेज इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास रखे हुए हैं कि मान लीजिए Q1 चार्ज है यहाँ पर और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं मान लीजिए r के बराबर, ये r। ठीक है, इसका अगर मैं जो है इसका पोजीशन वेक्टर देखें तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आपके पास ये पोजीशन वेक्टर, इसको हम r1 वेक्टर कहेंगे, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है Q2 का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये r2 वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास, इसको मैं लिख लेता हूं R21 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और ये होगा आपके पास R12 दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 चार्ज 1 विथ रेस्पेक्ट टू चार्ज 2। ठीक है, तो यहां से हम सिंपल जो है मतलब वेक्टर ट्रायंगल वाला मेथड लगाएं। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये और ये, इनमें से आप ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रायंगल हमारे पास रिलेशन आ जाएगा कि R21 दैट इज R2 माइनस R1। ठीक है, इसी तरह से R12 दैट इज R1 माइनस R2। ठीक है, ये रहेगा। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब R12 इक्वल टू R21 इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए हम इसको जो है अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं, और अनइक्वल वेक्टर होंगे या अपोजिट वेक्टर होंगे, एंड इट्स R21 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ R12। ये रिलेशन इनके बीच में लिखा जा सकता है। ठीक है, हम R12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेके चल रहे हैं उसको R12 यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, और इसके R21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं वो आपके पास इस तरह से ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इनके यूनिट वेक्टर्स में भी रिलेशन आपके पास सेम रहेगा, R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ R12 यूनिट वेक्टर, ये आपके पास रिलेशन आएगा। ठीक है, अच्छा फोर्स अब देखें तो देखिए F12 सॉरी 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लगे वो इधर आएगा F12, और 1 के कारण 2 पर जो फोर्स होगा वो आपके पास इधर F21 वेक्टर। तो यहां पर देखें तो F12 की डायरेक्शन में R12 है
और R12 यूनिट वेक्टर है, और F21 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप R21 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा। अब इनको फोर्सेस को हम लिखें, तो फोर्सेस को हम लिखते हैं F12 अगर मैं लिखता हूं तो F12 होगा, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड रहेगा इसका K Q1 Q2, K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 4 पाई एप्सिलॉन, हम यहाँ पर वैक्यूम लेके चल रहे हैं इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यही रहेगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R12 और R21 वेक्टर। ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या होता है कि एक तो हमें दो क्वांटिटी की नीड होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड एंड जिस भी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इनका मल्टीप्लिकेशन करके हम जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे। जैसे F12 है उसको हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया, अब इसका जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में अगर वो देखें इसका यूनिट वेक्टर तो वो होगा आपके पास R12 वेक्टर, ये आपके पास है। इसी तरह से F21 वेक्टर इक्वल टू होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ, इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, हमारे पास यहाँ रिलेशन है कि R21 वेक्टर R21 कैप इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू माइनस R12 कैप। ठीक है, और यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि दोनों जो फोर्सेज हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट आएंगे। दैट मीन्स F21 इक्वल टू माइनस, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा आगे, एंड F12 ये रहेगा आपके पास फोर्स। मतलब दोनों जो फोर्सेज हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगाते हैं एक दूसरे पर, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि F21 प्लस F12, इसको आप इस तरफ ले लो, इक्वल टू 0 के बराबर। अब दोनों जो भी फोर्सेस लगा रहे होंगे वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी, और इसको हम जो है अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन लॉ भी कह सकते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो जो भी चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लगेंगे कूलम्ब फोर्स, वो एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग लगेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आएंगी इन ईच केस, चाहे आप नेचर सेम रखिए दोनों चार्जेस का या अपोजिट रखिए, दोनों ही केसेस में आपके पास यही रहेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा दोनों फोर्सेस में। तो ये वेक्टर फॉर्म था इसका। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखे हैं इसमें कूलम्ब फोर्सेस के लिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट है, फोर्स जो है वो चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपके पास है। सेकंड कि ये जो फोर्स है वो ऑलवेज पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस, ओनली फॉर पॉइंट मासेस, बिंदु पॉइंट चार्जेस नॉट मासेस, बिंदु आवेशों के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट मासेस पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर एक्सटेंडेड बॉडी, बड़ी वस्तुओं के लिए डायरेक्टली आप नहीं अप्लाई करेंगे ये। ठीक है, थर्ड, ये जो फोर्स है इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगेगा हमेशा, एक्ट along the line joining this
line joining these charges, ठीक है। फोर्थ, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस, मीडियम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम आपके पास प्रेजेंट है, उस पर इसका जो है मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। फिफ्थ, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर पर ही के फॉर्म में ही लगेगा, मतलब एक चार्ज पर दूसरा चार्ज जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर भी लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, ठीक है। तो पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीडियम पे डिपेंडेंट है, वैक्यूम जैसा मैंने बताया था अभी कि मीडियम में फोर्स जो है वैक्यूम के कंपेरेबल कम हो जाता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। अच्छा, सिक्स्थ पॉइंट, अगर हम जो है जो भी पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे Q1 Q2, अगर उसे एक सिस्टम मान लें, जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 जो दो चार्जेज हैं उसको मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, एक सिस्टम मान लें, तो जो ये कूलाम फोर्स जो एक दूसरे पर लगा रहे हैं उनका जो सम रहेगा वो आपके पास 0 रहेगा, F12 प्लस F21 का वेक्टर सम 0 आएगा, दैट इज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। मतलब जो चार्जेस का जो सिस्टम हमने माना है Q1 Q2, अगर ये दोनों ही केवल अपना इनकी वजह से म्यूचुअल कूलाम फोर्स ही लगते हैं और कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उस केस में नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0, हमेशा बल जो है वो 0 के बराबर आएगा। और बल 0 है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमने पढ़ा था 11th में, F नेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, वो भी 0 रहेगा हमेशा। तो सेंटर ऑफ मास आपके पास का एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब जो सेंटर ऑफ मास की जो भी स्टेट है, मतलब यूं कह सकते हैं कि dVcm/dt इज 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा, मतलब जब भी कोई चार्जेस का सिस्टम है और केवल म्यूचुअल फोर्सेस ही एक्ट हो रहे हों, कोई अदर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। अगर वो पहले स्टेशनरी थी तो बाद में भी स्टेशनरी ही रहेगा, या पहले अगर मूविंग था तो उसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव करता रहेगा। ये जो म्यूचुअल फोर्सेज हैं, म्यूचुअल कूलाम फोर्सेज हैं, वो कोई फ़र्क नहीं डालते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे, मतलब उसको चेंज नहीं कर पाएंगे ऑलवेज, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो आपके पास अनचेंज ही रहेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल हम ले लें कि मान लीजिए लेट VCM इज 0, मतलब इनिशियली जो है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपके पास 0 है, दो चार्जेज है Q1 एंड Q2, म्यूचुअल अट्रैक्शन, मान लीजिए मैं एक नेगेटिव चार्ज ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण, पारस्परिक अन्योन्य आकर्षण बल के कारण जो है ये दोनों गतिमान होना स्टार्ट करते हैं। और मान लीजिए ये जो है गति करके यहाँ पर आ जाता है, ये मोशन करके यहाँ पर आता है Q1, और ये आपके पास किसी टाइम इंटरवल में ये मोशन करके यहाँ पर आ रहा है, उसी टाइम इंटरवल में ये यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण जो भी कूलाम बल लग रहा है इस पर F12 लगेगा और इस पर जो है F21 लगेगा। हमने ये माना हुआ है कि इनिशियली जो वेलोसिटी है इनकी चार्जेस की वो 0 के बराबर है, U2 इक्वल टू 0 थी और U1 इक्वल टू 0, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। मान लीजिए किसी टाइम इंटरवल में ये x1 डिस्टेंस मूव करता है और ये x2, ठीक है। सिंस ये चार्ज जो है
इन अट्रैक्शन फोर्सेस के अंडर में जो है एक्सेलरेटेड है, कंटिन्यूसली त्वरित गति कर रहे हैं, तो उस केस में इनका जो वेलोसिटी है वो आपके पास लगातार बढ़ता जाएगा। v1 मान लीजिए इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पर v2 है। मान लीजिए t इक्वल टू 0 की सिचुएशन ये, t टाइम पर ये पार्टिकल है, t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल यहाँ था और ये t पर यहाँ पर पहुँच जाता v2, दैट इसका मास आपके पास m1 और इसका मास m2 है। तो सिंस सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था, नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा, चाहे कोई सी भी स्टेट में देखें, यहाँ पर देखें इस स्टेट में या और भी कोई यहाँ पर कहीं आगे आएगा, तो उस स्टेट पे भी अगर हम देखते हैं तो हमेशा ये जो फोर्स है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग लगेंगे। नेट फोर्स ऑलवेज जीरो के बराबर आएगा, एफ नेट आपके पास हमेशा जीरो रहेगा इस सिस्टम पर। तो सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो, डेट मीन्स एक्सीलरेशन जीरो रहेगा, VCM आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, सो दैट इज जीरो। पहले जीरो थी तो बाद में भी जीरो रहनी चाहिए। बाद में जीरो मतलब हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि VCM अगर जीरो है मतलब XCM जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो आपके पास हमेशा कांस्टेंट आएगी, जो भी थी पहले कहीं सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ था, तो उसी पॉइंट पर आपके पास फाइनली किसी भी टाइम पर भी सेंटर ऑफ मास वहीं आएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि m1 इंटू x1 वो बराबर m2 इंटू x2 होगा विथ डायरेक्शन नेगेटिव। ठीक है, मतलब इनके जो डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम में, उनमें जो रिलेशन आएगा वो इस तरह से दे सकते हैं अगर वेलोसिटी पहले जीरो थी। ठीक है, इसी तरह से एक और रिजल्ट हम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए इनका किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v1 है और इसका v2 है, तो इनमें जो रिलेशन बनेगा वो हम ले सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 का सम जीरो। ये VCM के कंडीशन के अकॉर्डिंग, या VCM जो रहेगा किसी भी इंस्टेंट पे वो हम ऐसे लिखेंगे, और ये वैल्यू जीरो के बराबर है। ये वैल्यू जीरो होना मतलब ये वाली ऊपर वाली टर्म जीरो होगी और ये जीरो है, तो यहाँ रिलेशन ये आएगा कि m1 v1 बराबर माइनस ऑफ m2 v2। ठीक है, एक ये रिलेशन, तो पहला रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन आपके पास ये ले सकते हैं। तीसरा रिलेशन मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन a1 था और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो इनके जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, ACM इक्वल टू जीरो है, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं कि m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का सम जीरो आएगा, डेट इज m1 a1 बराबर माइनस ऑफ m2 a2। तो ये आपके पास तीनों रिलेशन रहेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाएगा, स्पीड है वो स्पीड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा, एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आएगा। तो ये रिलेशन हम यहाँ से ले सकते हैं, पर ये सभी केसेस तब है जब सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास जो है मूविंग कंडीशन में रहेगा, तो उसका अकॉर्डिंग कंडीशन आपके पास यहाँ से बनेगी। तो ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखना कि कूलम्ब फोर्स किसी भी सिस्टम, चार्जेस के सिस्टम का जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो चेंज नहीं कर सकता है। नेट फोर्स ऑलवेज जीरो आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलम्ब फोर्सेस, कूलम्ब बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल, किसी भी चार्ज पर लगने वाला कुल फोर्स जो है
उस पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वेक्टर सम रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज है मेरे पास Q नोट के दें, इसके पास Q1 रखा हुआ है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है, ठीक है। तो ये जो चार्जेज है इस पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए इस पर ये F1 लगाता है, ये इस पर F2, F3, F4 ये आपके पास लगाते हैं। तो इस केस में जो इनका रहेगा नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नोट, F नोट जो रहेगा वो इन सब का वेक्टर सम रहेगा। ये आपके पास ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। मतलब किसी भी चार्ज पर अगर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो उस पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सब का वेक्टर एडिशन आप करोगे तब नेट फोर्स आपको मिलेगा उस चार्ज पर, ठीक है। वेक्टर एडिशन के लिए जो है हमारे पास हमने 11th में पढ़ा है, वही फार्मूले हमें यूज़ करने हैं, वही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा वेक्टर को थोड़ा सा फार्मूला हम लिख लेते हैं वेक्टर के, कि जैसे मान लीजिए दो फोर्सेज हैं F1 और F2, ठीक है, कुछ थीटा एंगल पर लगे हुए हैं, थीटा एंगल पर ये फोर्सेज लगे। इनका अगर हम रिजल्टेंट हम निकालें अकॉर्डिंग टू दिस, तो पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम या फिर त्रिभुज का नियम हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसके जैसे समांतर चतुर्भुज का नियम ही लगाए तो इसके समानांतर यहाँ से एक ले लेते हैं ये, और एक इसके समानांतर एक ये पास आएंगे, तो एक ये समानांतर चतुर्भुज बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स आपके पास इस तरह से दिया जाएगा, ये नेट फोर्स इनका सम आएगा, और ये नेट फोर्स जो है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस ऑफ थीटा, इसके बराबर रहेगा नेट फोर्स, ठीक है। और यहाँ से अगर मुझे एंगल निकालना है, मान लीजिए ये एंगल फाई, तो tan फाई की वैल्यू tan फाई इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा के बराबर रहेगी। या फाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कोस थीटा। ये यदि इसमें भी फिर वो है कि ये इफ F1 इक्वल टू F2 है, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं, तो मान लीजिए से उसका F के बराबर है या F लिख लें, तो F1 स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू इंटू कोस थीटा। मतलब यहाँ पर आप सोल्व करेंगे, अगर इस कंडीशन के लिए देखें तो 2F स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस थीटा बाई 2, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब ये रहेगा आपके पास 2F कोस थीटा बाई 2 के बराबर। ये नेट फोर्स आपके पास रहेगा, ठीक है। और फाई जो है उस केस में फाई थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। मतलब जब भी फोर्सेज आपके पास सेम मैग्नीट्यूड के आएंगे तो उस केस में जिनका रिजल्टेंट है वो इनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये आपके पास रहेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है दो फोर्सेज हैं F और F, अगर ये 30 डिग्री पर लगे हुए हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं। मतलब ये रहेगा आप 30 डिग्री या 60 डिग्री वगैरह सब कुछ यहाँ पर निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए 60 डिग्री के लिए हम देखें F और F, तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा F नेट वो होगा 2F कोस 60
60/2 एंड डेट इज 2 से 2 गया, और ये आपके पास जो 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा तो 2f इंटू कोस 30 डेट इज √3 डेट इज f √3। और एंगल जो है फाई आप इस फार्मूले से निकालते हैं तो फाई इक्वल टू रहेगा 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर ये 120 हुआ तो फिर यहाँ पर आप जो है 120 रखेंगे तो cos 60 आएगा, cos 60 आएगा तो वो 1/2 मतलब f के बराबर मैग्नीट्यूड आएगा, एंड फाई की वैल्यू रहेगी वो आपके पास 60 डिग्री पर रहेगी फ्रॉम एनी ऑफ द फोर्स। ठीक है, f इक्वल टू, मान लीजिए बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस केस में इनका जो रिजल्टेंट रहेगा 90 मतलब √2f आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 45 बन जाएगा और ये आपके पास √2f के बराबर और फाई की वैल्यू 45 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हमें ये ध्यान रख सकते हैं हम इस तरह से। तो ये कुछ, तो ये कूलाम फोर्स है। नेक्स्ट है आपके पास अगला पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस in vacuum corresponding to medium। corresponding to medium मतलब किसी माध्यम में चार्ज रखे हुए हैं और उसके संगत हमें जो है निर्वात में निकालना है बल, तो उसके तुल्य जो है दूरी अगर हमें निकालनी पड़े, जैसे कि बल अगर के समान रहें तो वो आपके पास उसके, तो वो हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। जैसे मान लीजिए दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2, कुछ मीडियम में रखे हुए हैं R दूरी पर, इनके मध्य दूरी R है और यहाँ पर ये K मान लीजिए इसका पराविद्युतांक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसके बीच में जो फोर्स रहेगा Fm वो लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर। ये आपके पास फोर्सेज आएगा इस केस में। ठीक है, मान लीजिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वैक्यूम में डिस्टेंस है, वो इतना ही फोर्स लाने के लिए हमें वैक्यूम में मान लीजिए R0 डिस्टेंस पर रखना पड़ता है। तो Fv बराबर रहेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R0 का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ये डिस्टेंस हमने जो है इतनी डिस्टेंस रखी है इन चार्जेस के बीच में, ताकि इनके बीच में जो भी फोर्स लगे वो इस फोर्स के बराबर आए, तब हम यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिंस Fv बराबर Fm हम कह रहे हैं, इसलिए Fv डेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/R स्क्वायर, Q1 एंड Q2 ये आपके पास है। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये वाली टर्म इससे चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर R0 था यहाँ, तो R0 इक्वल टू बनता है √K इंटू R। मतलब किसी के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में R डिस्टेंस वो बराबर होगी √K इंटू R डिस्टेंस इन वैक्यूम, निर्वात में। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। ठीक, तो ये हम मतलब R डिस्टेंस के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में वो बराबर किसके है, R0 बराबर इसके कि √K इंटू R डिस्टेंस के, ताकि इनके अगर मैं जो है इस माध्यम के कॉरेस्पॉन्डिंग निर्वात में इतनी दूरी पर इन चार्जेस को रख दूं तो फोर्सेस की जो वैल्यू है वो दोनों जगह सेम आएंगी। ये आपके पास है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पर जो है
वैक्यूम एक मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस को वैक्यूम में चेंज करने के लिए ये फार्मूला हम लगा रहे हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है? ये यूज़ वहाँ करना है जैसे मान लीजिए आपको जो है दो चार्जेस के बीच में जो है डिस्टेंस जो है अनइक्वल है। जैसे मान लीजिए अनइक्वल मीडियम प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए एक आपके पास वैक्यूम है, फिर कोई दूसरा मीडियम है, फिर कोई तीसरा मीडियम है। इस तरह से अगर आपके पास दो चार्जेस के बीच में डिफरेंट मीडियम प्रेजेंट हो तो फिर आप क्या कर सकते हो कि हर मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैक्यूम में डिस्टेंस ले लीजिए, निर्वात में दूरी निकाल लीजिए एंड देन सब्स्टिट्यूट द डिस्टेंस थ्रू द डिस्टेंस इन वैक्यूम। हर मीडियम की जो दूरी है उसको आप जो है इस निर्वात की दूरी से परिवर्तित कर लीजिए और इस तरह से फोर्स आप निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें हम, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो है कोई मीडियम रख दिया। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, इनके बीच में दूरी डिस्टेंस r के बराबर है, लेकिन बीच में मैंने t मोटाई का कोई मीडियम रख दिया। ठीक है, तो ये अब हमें इनके बीच में कूलाम्ब फोर्स निकालना है कि कितना कूलाम्ब फोर्स लगेगा, क्योंकि अब वो पहले वाला फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पूरा एक मीडियम नहीं है। इतने पोर्शन में वैक्यूम है और यहाँ बीच में टी मोटाई में, टी थिकनेस में जो है कोई मीडियम प्रेजेंट है, तो फोर्स आपके पास इक्वल नहीं आएगा। डायरेक्टली हम वैसे नहीं कर सकते हैं इसको सोल्व। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि मीडियम आपके पास सेम बनाना पड़ेगा पूरा। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि r डिस्टेंस के डायलेटेड वाले मीडियम में वो बराबर होगा वैक्यूम में कितना, √k × r के बराबर। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पर लगाएं तो देखिए क्या होगा कि ये दो चार्जेज, वैक्यूम में कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच में, r टोटल है, मीडियम में ये इतने गई, तो r - t तो डायरेक्टली आपके पास वैक्यूम आ गया। तो ये r - t तो आपने वैक्यूम में ले ही लिया, बचा इसका। ठीक है, तो इसका जो है इसकी जगह t मोटाई और k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसकी जगह कितना हमें वैक्यूम में रखना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस होगा, √k × t के बराबर। मतलब अब यहाँ पर अगर मैं ये जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस ले लेता हूँ तो ये टोटल वैक्यूम आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और ये टोटल वैक्यूम आ गया, तो इनके बीच में सेपरेशन कितना हो गया, r टोटल सेपरेशन अगर हम देखें तो r डैश इक्वल टू होगा r - t प्लस √k t के बराबर। ये या इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, r माइनस कॉमन ले लें तो या प्लस लेते हैं √k - 1 × t, या r डैश आएगा आपके पास। देन फोर्स हम इजीली लिख सकते हैं कि F इक्वल टू k मतलब 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन r डैश दैट मीन्स r प्लस √k - 1 × t टू होल का स्क्वायर। ये आपके पास है। तो ये इस तरह से हम जो है जब भी डिफरेंट मीडियम प्रेजेंट हो दो चार्जेस के बीच में, तो फिर आप ये वाला मेथड आप लगा के सोल्व कर सकते हैं, फोर्सेस आप लिख सकते हैं, कूलाम्ब फोर्सेस। ठीक है, तो ये है आपके पास। देखिए हमने जो है डायनेमिक्स पढ़ा था 11th में, फोर्सेस वगैरह, NLM वगैरह सब, इक्विलिब्रियम वगैरह सब कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगी, जस्ट अदर फोर्सेस के अलावा जो है यहाँ पर कूलाम्ब फोर्स भी आपके पास ऐड हो जाएगा। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसके अंडर में, तो फिर आपको नेट फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स आपके 0 के बराबर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम कैलकुलेशन वही रहेगा, सब मेथड वही है। ठीक है, एक
हाँ, तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लें हम फोर्सेस पे। फोर्सेस के लिए थ्योरी वही रहेगी हमारे पास जो भी हमने लगाया है इक्विलिब्रियम वगैरह में या एक्सीलरेशन में, जो भी हमने एनएलएम में किया वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेंगे। अदर फोर्सेस के अलावा सिर्फ हमें एक फोर्स और यहाँ लगाना पड़ेगा, वो कूलम्ब फोर्स है। ठीक है, तो जैसे लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए 3 चार्जेज है मेरे पास, जैसे Q और ये Q। मान लीजिए कुछ डिस्टेंस A पर रखे हुए हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर यह आवेश रखे हुए हैं। ठीक है, मुझे कोई भी एक पर जैसे फोर्स हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए मुझे जो है इस पर फोर्स निकालना है, F1 कितना होगा और इस पर फोर्स निकालना है F2 कितना, ये हमें दो चीज निकालनी है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम जो है ये मेरे पास ये पॉइंट A मान लिया मैंने, ये B है और ये C है। चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इनके बीच का जो कोण होगा, इनके साइड्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा और ये भी 60। तो जैसे मैं FBD बनाता हूँ पहले, फ्री बॉडी डायग्राम, जैसे कि हमने 11th में किया हुआ, बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पर रिपीट करनी है कि B चार्ज है, B पर यहाँ B पॉइंट पर चार्ज -Q रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा A के कारण B पर, ये फोर्स आएगा आपके पास अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये अट्रैक्शन फोर्स। और ये अट्रैक्शन फोर्स जो लगेगा वो ऑलवेज इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग और इस तरफ ऐसे आना चाहिए, अट्रैक्ट होगा तो। ठीक है, तो मतलब ये F, कुछ F बोल दें फोर्स। इसी तरह से B पर इस C के कारण फोर्स, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर वही आपके पास अट्रैक्शन फोर्स होगा और इसी लाइन के अलोंग आएगा, क्योंकि इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ये है। तो यहाँ पर ये फोर्स दूसरा ये रहेगा F डैश। यहाँ हम देखें तो F और F डैश की जो वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड है, वो आपके पास बराबर रहेंगी। बराबर होंगी कितना, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर के बराबर, ये फोर्सेज आएगा और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो जैसा आपने अभी किया था कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, 60 डिग्री पर रखे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ऑलवेज इनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब ये आपके पास इनके दो समद्वि भाग करेगा, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर लेगा इसको। तो F डैश और F ये है, तो यहाँ पर ये F1 आएगा इनका रिजल्टेंट, यहाँ से ये एंगल होगा 30 डिग्री के बराबर, और F1 हमने अभी कैलकुलेट किया था 60 डिग्री वाले केस के लिए √3F था। तो F की वैल्यू जो भी इनमें से एक है वो आप यहाँ रख दो, दैट इज √3KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये आपके पास है। ठीक, अब इसके बाद में जैसे हमें फोर्स निकालना है C पर, तो फोर्स ऑन C, फोर्स ऑन C, तो C पर हम देखते हैं ये C पॉइंट वाला चार्ज है। तो देखिए इस पर जो है A के कारण फोर्स लगेगा और B के कारण फोर्स लगेगा, और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से, तो जैसे A के कारण यहाँ पर फोर्स हम निकालें C पर, A के कारण फोर्स हम निकालते हैं, तो A के कारण जो फोर्स रहेगा C पर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन लगे हुए नहीं है इसलिए इनको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। और पॉजिटिव चार्ज है तो फिर इनके बीच में रिपल्शन फोर्स आना चाहिए, दोनों आपके पास सेम नेचर के चार्जेस हैं। तो Q, तो ये जो है C पर A इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब इन जो प्रतिकर्षण बल आएगा वो इस लाइन के अलोंग आएगा और इससे दूर की तरफ इसको भेजेगा। तो ये FC या F कुछ कहते हैं, F डबल डैश कहते हैं। ये एक फोर्स इस C पर B के कारण -Q के कारण, और वो होगा चूंकि ये चार्ज -Q है और ये +Q, अट्रैक्शन फोर्स आएगा। अट्रैक्शन फोर्स बनेगा
अपोजिट नेचर के फोर्स हैं, मतलब वो फोर्स जो है इनको मिलाने वाली लाइन के अलोंग और इस तरह से लगेगा। ये फोर्स आपके पास इस तरह से आएगा, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश। इनके बीच का एंगल हम निकालें तो देखिए एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये, तो ये एंगल आपके पास बनेगा, ये होगा 120 के बराबर। तो 120 के बराबर, सिंस दोनों का ही मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो एफ डबल डैश वो बराबर एफ ट्रिपल डैश वो बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो वही इनका रिजल्टेंट भी इनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और 120 डिग्री वाले केस के लिए हमने अभी किया था कि जो रिजल्टेंट आता है एफ सी या F2 कह दें, तो F2 वो बराबर होगा एफ के डबल डैश के या एफ ट्रिपल डैश के, डेट इज के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये आएगा। और F2 जो आएगा वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ से ये एंगल जो होना चाहिए वो 60 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, बस मेथड वही है, आपके पास वेक्टर एडिशन, थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम फोर्सेस को आपको जो है पढ़ना आना चाहिए, उनको कंपोनेंट लेना वगैरह, इस तरह से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड, मान लीजिए दो बॉल्स हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई, कोई कुछ अलग की बनी हुई, सॉरी कुछ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, उनको आवेशित करके हमने दो बॉल्स रखी हुई हैं और इस तरह से रस्सी से लटकाई हुई है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने जो है दो बॉल्स को लटका दिया, कुछ आवेश देके, ठीक है, बॉल जो है साइज शेप वगैरह सब आइडेंटिकल है, एक जैसी साइज की है, रस्सी की लंबाई सेम है, ठीक है, आवेश भी सेम है। मान लीजिए जैसे क्यू आवेश है और इस पर भी क्यू आवेश है, इसका मास सेम है और इसका भी मास सेम है, ठीक है। रस्सी की लंबाइयाँ L और L, ये पॉइंट मान लीजिए O, ठीक है। तो हमें जो है इसमें एक तो ये निकालना है कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। तो फर्स्ट हमें थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इनके बीच का टोटल एंगल, और सेकंड जो है रस्सी में तनाव, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए इसमें जो है हम अगर देखें तो कौन कौन से बल होंगे, इसमें बल का अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बल जो है वो फोर्सेज अगर हम देखें सबसे पहले, तो फोर्स एक तो आपके पास mg आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। दूसरा बॉल्स पर चार्जेज हैं तो इनके बीच में एक कुलाम्ब फोर्स भी रहेगा, रिपल्शन फोर्स रहेगा, कुलाम्ब फोर्स दूसरा फोर्स ये होगा, और तीसरा फोर्स आपके पास टेंशन फोर्स रहेगा। ये तीन फोर्सेस रहेंगे जिनके अंडर में ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, जो साम्यावस्था में रहेगी। तो जैसे मान लीजिए ये फोर्सेस हैं हमारे पास और ये इस तरह से थीटा एंगल बना, मान लीजिए इनके बीच में यहाँ से ये जो इनिशियल पोजीशन से ये अल्फा एंगल पर हैं, ठीक है। सिंस चार्जेस सेम है, मासेस सेम है, तो ये दोनों तरफ एंगल जो है वो आपके पास बराबर ही बनेंगे। अगर यहाँ पर जो है चार्जेस डिफरेंट होंगे तो उस केस में ये जरूरी नहीं कि अल्फा और जो दूसरा ये एंगल बराबर हो, ठीक है। तो कोई भी बॉल का एफबीडी हम बनाएं, इसमें हम पहले एफबीडी बनाएं तो इसमें जैसे ये है हमारे पास,
तो इस पर एक तो कूलाम का रिपल्शन फोर्स, इसके कारण इस पर रिपल्शन फोर्स Fc, एक आपके ये टेंशन इस तरफ और एक फोर्स mg के बराबर। सिंस ये इन तीनों फोर्सेस के अंडर में ये इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर इक्विलिब्रियम आप इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। ये m है, ये q, तो यहाँ से मैं कंपोनेंट ले लेता हूँ। ये एंगल अगर मैंने अल्फा माना है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। ये आपके पास t कोस अल्फा और ये t साइन अल्फा, ये हमने कंपोनेंट कर लिए इसके। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, डेट मीन्स इस पर नेट फोर्स आपके पास 0 के बराबर आना चाहिए। मतलब ये है कि जो वर्टिकल साइड में जो फोर्सेज हैं, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ये टोटल फोर्स इनका जिम 0 आएगा सम, और इसका भी सम आपके पास 0 के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर t कोस अल्फा वो बराबर mg, और एक ये फोर्स, तो ये फोर्स होगा आपके पास t साइन अल्फा इक्वल टू Fc, दैट इज k q स्क्वायर अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस हम लिखें तो देखिए L ये है, ये एंगल अल्फा माना, L कोस अल्फा एंड L साइन अल्फा। इसी तरह से ये भी L साइन अल्फा ही होगा। टोटल ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की वो हमें मिल जाती है R इक्वल टू 2L साइन अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से हम रख सकते हैं 2L साइन अल्फा का होल स्क्वायर। जब आप इनका रेशो लोगे, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को आप रेशो लेके सोल्व करोगे तो t वाली टर्म कट जाएगी, केवल अल्फा वाली टर्म बचेगी और वो अल्फा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अल्फा आ गया, तो जैसे यहाँ से हम देखें तो यहाँ से अल्फा आपके पास सोल्व हो जाएगा। अल्फा सोल्व होता है तो थीटा इक्वल टू है यहाँ पर 2 अल्फा, थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, वो आप सोल्व कर सकते हैं। और ये सोल्व कर लेते हैं तो फिर आप इसमें से कोई भी इक्वेशन में वैल्यू रख के, कोस अल्फा की या साइन अल्फा की वैल्यू रख के टी का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये आपके पास मेथड रहेगा इसमें। ठीक है, तो ये मेथड आपको अप्लाई होगा इसमें। पाँच